नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे सामूहिक चर्चा, समूह परियोजना एवं भूमिका निर्वाह आदि। सीखने के किस आयाम को दर्शाते हैं? देखिए, एक जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को कौन सी गतिविधियों में व्यस्त रखती है? सीधा सा बताया हुआ सामूहिक गतिविधियां, है ना, जो समूह में गतिविधियां उनमें व्यस्त रखती है ना। जैसे समूह में चर्चा हो गई, समूह में किसी परियोजना पे कार्य किया या भूमिका निर्वाह, है ना। तो ये किस आयाम को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ये मनोरंजन द्वारा अधिगम ये शिक्षिका का उद्देश्य नहीं है। ना ही यहाँ पे भाषा का निर्देश दे रहे हैं ना, और ना ही यहाँ पे कोई प्रतियोगिता हो रही है ना। यह है मित्रों सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी सामूहिक गतिविधियों में समूह में भाग ले रहे हैं बच्चे, इसका मतलब सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है कक्षा में। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि दबाव के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दबाव के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4 या 5? मित्रों, ये RBSC जो आपके 11th की साइको है वहाँ से ये प्रश्न है, 11th और 12th की साइको से, ठीक है। तो देखिए, दबाव के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो दबाव के मित्रों 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है मित्रों सकारात्मक दबाव। कौन सा होता है? सकारात्मक या धनात्मक दबाव। और इससे सकारात्मक को याद रखना, इसे यूट्रेस बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? यूट्रेस, मनोविज्ञान की भाषा में। और दूसरा होता है नकारात्मक दबाव, है ना। और नकारात्मक यानी ऋणात्मक, इसे बोलते हैं मित्रों डिस्ट्रेस दबाव, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में से चिंतन का कौन सा प्रकार शेष से भिन्न है? चिंतन का कौन सा प्रकार है जो शेष से अन्य से भिन्न है? यानी कि 3 विकल्प एक समान होंगे और चौथा अन्य हो जाएगा ना। तो देखिए, आलोचनात्मक चिंतन होता है, गुण दोष की परख करके जो चिंतन करते हैं वो आलोचनात्मक चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन यानी कि जो सोच होती है उस सोच के विविध पैटर्न होना, सीटेट में एक बार पूछा गया, वो कौन सा चिंतन है? सृजनात्मक चिंतन, है ना। यानी फैला हुआ, इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी चिंतन होता है जो बुद्धि से समझ होता है ना। तो आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये तीनों जो प्रकार है मित्रों वो है यथार्थवादी या वास्तविक चिंतन के प्रकार है ना, यथार्थवादी चिंतन के। जबकि जो स्वलीन चिंतन है ये मित्रों इन तीनों से शेष से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का काल्पनिक चिंतन है ना। इस काल्पनिक चिंतन में काल्पनिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 3 है आपके वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है आंखें झपकने की क्रिया कहलाती है। आंखें झपकने की क्रिया कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, RBSC की बुक्स से है ये। ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, वैकल्पिक क्रिया, उपयुक्त सभी। देखिए, आंखें आप जब आप पलक झपकते हो, आंखें झपकते हो, तो आप अपनी इच्छा से झपकते हो? नहीं। तो ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों शब्द एक ही समान है ना, ऐच्छिक हो या वैकल्पिक हो। और उपयुक्त सभी होगा नहीं। तो बच्चा कौन सा विकल्प? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती होती है जो स्वतः अपने आप हो, है ना, स्वतः हो, अपने आप ही होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया, इस पर आप अपना नियंत्रण नहीं रख सकते। तो ये आंखें झपकने की क्रिया एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि बिंगी विकार संबंधित है। जो बिंगी विकार है मित्रों, है ना, मनोविकार है। तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा प्रश्न RBSC की बुक्स से है। बिंगी विकार किससे संबंधित? तर्क नहीं कर सकना, नहीं, गलत है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, ये भी गलत है। सोचने समझने की शक्ति नहीं रह पाना, ये भी गलत है ना। इसे तो कहते हैं डिसमेमोग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करना, यानी कि ज़्यादा आहार ग्रहण करना, यही क्या है मित्रों? ये बिंगी विकार कहलाता है ना। फिर जो उद्दीपक दवाएं हैं या उल्टियों के माध्यम से वो वापस उन आहार को निकालता है ना, ये होता है बिंगी विहार, बिंगी विकार। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है विकास, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, कथन किसने कहा? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन पूछ जाती है, विकास, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। यानी कि ये सूत्र ऐसे है, आनुवांशिकता या मैं कह दूं मित्रों वंशानुक्रम, गुणनफल,
वातावरण या पर्यावरण, है ना, बराबर क्या होता है, एज इक्वल टू विकास होता है, डेवलपमेंट, है ना। ये सूत्र किसने दिया, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये किसने दिया मित्रों, ये वुडवर्थ महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 6 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, प्रेक्षणात्मक अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, विभेदन अधिगम नहीं है, सामान्यकरण अधिगम भी नहीं है, उद्दीपक सिद्धांत अधिगम भी नहीं है, यह है मित्रों सामाजिक अधिगम। यानी कि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है मित्रों, प्रेक्षणात्मक यानी प्रेक्षण यानी क्या होता है, अवलोकन भी कह सकते हैं, प्रेक्षण यानी होता है देखना, अवलोकन यानी देखना, या निरीक्षण भी कह सकते हैं ना, यही होता है सामाजिक अधिगम अधिगम, है ना। इसमें अनुकरण को ज़्यादा विशेष दिया है कि बालक है अनुकरण करके ही सीखता है। किसने दिया था मित्रों, ये दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत मित्रों प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आपने पढ़े होंगे उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कुल कितने हैं मित्रों, 3 है। एक है ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसका संबंध रहता है मित्रों मस्तिष्क से, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य जिसका संबंध रहता है हृदय से, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य जिसका रहता है हाथ से, ठीक है। लेकिन चिंतन उद्देश्य कोई शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कि मेस्लो अब्राहम हर्ट्जबर्ग मास्लो के मॉडल में उन्होंने आवश्यकता अनुक्रम पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, है ना, जो मानवतावादी सिद्धांत ये मनोवैज्ञानिक थे। उसमें सुरक्षा की आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता हो सकती, देखिए इसी प्रश्न आने वाला है ना, यानी कि इसे घुमाया हुआ प्रश्न है। तो उन्होंने देखिए आवश्यकताओं को जो अनुक्रम या पदानुक्रम सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकता बताई, है ना। सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर चलते 1 नंबर आत्मसिद्धि की बताई, है ना। दूसरे नंबर पे उन्होंने कौन सी बताई मित्रों, दूसरे नंबर पे उन्होंने बताई थी सम्मान की, है ना। तीसरे पे उन्होंने बताई स्नेह की, चौथी बताई उन्होंने सुरक्षा की, और पांचवे बताई उन्होंने शारीरिक दैहिक, ठीक है। तो देखिए सुरक्षा की आवश्यकता से ऊपर कौन सी आती है, ये सुरक्षा की आवश्यकता से ऊपर पहुंचा। तो देखिए नीचे से चलिए, वे 5 नंबर ये 4 नंबर, है ना। सुरक्षा से ऊपर कौन सी आएगी, स्नेह या प्रेम की तो आएगी, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 9 है वहां पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, डिस्ट्रेस क्या है। अच्छा प्रश्न है, डिस्ट्रेस क्या है मित्रों, है ना। डिस्ट्रेस क्या है, नकारात्मक दबाव है, सकारात्मक दबाव, उक्त दोनों का मिश्रण या समायोजन युक्ति। डिस्ट्रेस समायोजन युक्ति नहीं है, ना ही उक्त दोनों का मिश्रण है। सकारात्मक दबाव है उसे यूट्रेस या यूफ्ट्रेस कहा जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में, जबकि जो नकारात्मक दबाव होता है मित्रों वो क्या कहलाता है, वो डिस्ट्रेस कहलाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है। देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है ना, ये पूछा आपको प्रश्न, कि उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, नहीं गलत, है ना। कि प्रतिभाशाली बालकों को ऐसा बताया जाए कि आप असाधारण हो, तो ऐसी अनुभूति ऐसा थोड़ी ना, नहीं। उन्हें निरंतर पुरस्कृत किया जाए, ये भी चीज़ गलत है। लगातार पुरस्कार ही पुरस्कार दो प्रतिभाशाली हो ना, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, ये भी गलत है। तो उपयुक्त सभी भी नहीं आएगा। बच्चा कौन सा विकल्प, कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, है ना। विशिष्ट योग्यता है उनमें, इसलिए उनको विशेष अवसर दिए जाए, अवसरों पर और उनकी क्या होगी, प्रतिभा निखरेगी, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। अच्छा प्रश्न है, अभिवृद्धि से है, बाल विकास अभिवृद्धि। सर्वप्रथम बालक का विकास होता है, सर्वप्रथम बालक का विकास किस क्रम में होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या नैतिक विकास। तो देखिए मित्रों सबसे पहले है वो आपके शारीरिक विकास होता है, आपको पता है सबसे पहले बालक के शरीर का विकास होता है, उसके बाद की चीज़ें हैं मानसिक विकास होना, संवेगात्मक या नैतिक विकास होना। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13 है, किस अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। देखिए नैतिकता क्या होती है, अच्छा बुरा सोचने की जो क्षमता होती है वो नैतिकता कहते हैं, ठीक है। इसका पूर्ण अभाव यानी कि नहीं पाया जाना, है ना। ये किस अवस्था में होता है मित्रों, शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए मित्रों आपको पता है किशोरावस्था में नैतिकता रहती है ना।
ये विकल्प हट गया। प्रौढ़ावस्था में भी तो ये विकल्प हट गया। बाल्यावस्था में लगभग नैतिकता की शुरुआत होती है, ये भी हट गया ना। शेष अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये तो 0 से 5 या 6 की उम्र अवस्था है ना। शेष अवस्था में हाँ नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये याद रखना कि शेष अवस्था में जैसे 4-5 साल का बालक है, वो कुछ अच्छे कार्य कर देता है, नैतिक कार्य कर देता है, लेकिन वो आज्ञा व दंड के आधार पर करता है, ऐसा भी याद रखना ना। या तो आज्ञा से या फिर दंड के आधार पर ही करता है। बाकी अगर पूछे किस अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है, तो मित्रों बता देना शेष अवस्था में। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से निर्मितवादी अधिगम की विशेषता नहीं है। निर्मितवादी अधिगम जिसे कहते हैं रचनावादी अधिगम, है ना। ये सिद्धांत किसने दिया? ये देखिए जीन पियाजे ने भी दिया, ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने भी दिया और लेव वाइगोस्की ने भी दिया था। उन्होंने रचनात्मक सिद्धांत दिए, यानी कि जिनमें बालक स्वयं करके सीखे, ठीक है। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए इसमें नवीन ज्ञान का अर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो नवीन ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका संबंध पूर्व ज्ञान से होता है। पहले बालक जो भी जानते हैं उसी के आधार पर सिखाया जाता है, उससे संबंधित सिखाया जाता है, बिल्कुल सही विशेषता है ये। इसमें पूर्णतया शिक्षक सक्रिय रहता है, गलत चीज़ है। शिक्षक सक्रिय पूर्ण रूप से नहीं रहता, शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में ही रहता है मित्रों, है ना। इसमें पूर्ण रूप से बालक ज्ञान की रचना स्वयं ही करता है, बिल्कुल सही है। अर्जित किया हुआ ज्ञान स्थायी रहता है, ये भी सही है भाई। बालक ने जो भी अपने हाथों से करके सीखा, ज्ञान की रचना खुद करता है ना, खुद अवधारणाएं बनाता है, मस्तिष्क से खुद करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, तो मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो उसने जो भी अर्जित किया वो स्थायी रहेगा। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15वें पर। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए मित्रों, सीखने की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना अधिगम, इसकी प्रक्रिया विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, यही विशेषता नहीं है। में ही नेगेटिव शब्द है, ठीक है, लेकिन हर जगह ही नेगेटिव नहीं है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। देखिए सीखना केवल विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों में नहीं होता, सीखना तो परिवार में, समाज में भी होता है ना। तो ये यहाँ पे आपकी विशेषता नहीं होगी, ठीक है। अनअधिगम सीखने का हिस्सा है, बिल्कुल है। अनअधिगम क्या होता है कि आपने पहली बार में कुछ किया, आपने नहीं सीखा, वो कहलाता है अनअधिगम। यानी जो त्रुटियां भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सीखना व्यापक प्रक्रिया है। और सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल भाई। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हम सीखते हैं, है ना। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या 15वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मित्रों ये थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।